एक बार पुनः स्वागत है आपका साधना पॉइंट में। अब हम बात करेंगे कि प्रयत्न के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रयत्न होता क्या है, प्रयत्न किसे कहते हैं। प्रयत्न के लिए प्रयत्न है क्या? अब जब हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं तो तब हम जानते हैं कि वर्णों का उच्चारण कैसे हो। तो वर्णों के शुद्ध उच्चारण करने के लिए हम जो प्रयास करते हैं उसे प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के शुद्ध उच्चारण करने के लिए जो प्रयास करना पड़ता है, यानी प्राणवायु किस तरह से बाहर निकल रही है, घर्षण करके आ रही है या फिर टकरा कर आ रही है, ये सब जो चीजें होती हैं इन सबको हम कहते हैं प्रयत्न। और इन विभिन्न तरीके से जब हम विभिन्न प्रयत्नों के आधार पर जब हम वर्णों को बांटते हैं तब उसके लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कितने तरीके से हम वर्णों का विभाजन कर सकते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर जब हम वर्णों को बांटेंगे तो मेनली हम इसमें 3 तरीके से बात करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे अवयव के अवरोधों द्वारा। अवरोधों के आधार पर नंबर 1 अवयव के अवरोधों के आधार पर। नंबर 2 अभियांतर। और नंबर 3 बाह्यांतर। अवरोधों के अवयव के अवरोधों, अवयव का मतलब शरीर के हमारे मुखमंडल के जो विभिन्न अंग हैं उनके अवयवों के अवरोधों के आधार पर जब हम किसी चीज को बोलने का प्रयत्न करते हैं तो उन्हें हम अवयव के अवरोधों के आधार पर बांटा जा सकता है। जैसे कुछ वर्ण कंठ के आधार पर निकल रहे हैं, कुछ तालब के आधार पर, अभी हमने उच्चारण स्थल के आधार पर बात करी थी। तो इन सबको जो हम कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या इनके आधार पर जो बांट रहे थे, तो इसको हम एक तरह से, क्योंकि ये स्पर्श कर रहे हैं हमारे मुखमंडल के किसी अंग को, तो इन सबको हम कह देते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। तो यहां पर हम बात करेंगे अवरोधों के अवयवों के आधार पर इसका वर्गीकरण अगर हम करेंगे तो इसको मुख्यतः हम अलग अलग रूपों से 8 तरीके से बांटेंगे। अवयवों के अवरोधों के आधार पर प्रयत्न को हम 8 रूपों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो पहले हमने बात की थी कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, क्योंकि हमारे मुंह के विभिन्न विभिन्न अंगों को ये छू रहे हैं, छूकर जो प्राणवायु निकलती है, तो इसके आधार पर हम इनको स्पर्शी व्यंजन कर देते हैं, क्योंकि कई हमारे अलग अलग अंगों को स्पर्श कर रहे हैं। तो इस तरह से ये स्पर्शी व्यंजन की श्रेणी में आ जाएंगे। अब इसमें स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन से वर्ण शामिल होंगे, तो हम पहले बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, तो स्पर्शी व्यंजन को हम सरल भाषा में कहें तो ये व्यंजन जो है वो आपके वर्गीय व्यंजन इसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वर्गीय व्यंजन में 5 हमारे वर्ग होते हैं और 5 वर्ग का अलग अलग उच्चारण स्तर होता है, यानी हमारे मुख के अलग अलग अवयवों को से टकराकर इसकी ध्वनि उच्चारित होती है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन भी कह देते हैं। तो इसमें सारे जितने भी हम स्पर्शी व्यंजन की बात करेंगे तो सभी स्पर्शी व्यंजन जितना है उसमें वर्गीय व्यंजन सारे आ जाएंगे, क से लेकर म तक के, यानी इसमें टोटल 25 वर्ण हमारे आ जाते हैं, क से लेकर म तक के। यानी इसको हम इसलिए हम इसको कह सकते हैं वर्गीय व्यंजन। तो वो सब शामिल हो जाएंगे, यानी क, ख, ग, घ और अंग। क, ख, ग, घ, अंग। इसमें दूसरी अगर हम बात करें च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध,
और न, और फ ब भ और म। तो ये वर्गीय व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि ये हमारे विभिन्न मुख के विभिन्न अवयवों को छू रहे हैं। जैसे हमने एक बात की थी केटीएम ध्वनि, तो यानी ये इसमें से कुछ ध्वनि, अगर हम स्पर्शी को भी अलग अलग भागों में बांटे तो ये कंठ हो जाएगी, ये तालव्य हो जाएगी, ये मूर्धन्य हो जाएगी, ये दंत हो जाएगी और ये ओष्ठ हो जाएगी, यानी कंठ। तो स्पर्श में कई चीजें के यानी कंठ, स्पर्शी में केटीएम डू के हिसाब से अगर हमने उसको बांटे स्पर्शी व्यंजन को, तो ये अलग अलग अंगों, हमारे मुख्य अंगों को स्पर्श करना है, जिसमें हमारा के मतलब कंठ, तालव्य, मूर्धा, मूर्धा कहते हैं मसूड़ों को, मूर्धा यानी जो अंग हमारे मसूड़ों को टच करते हुए चलते हैं, मसूड़ों के दांतों को ऊपरी भाग पे टच करते हैं उसको कहते हैं। तो मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। तो ये जब हमें स्पर्शी व्यंजन की हम बात करते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन इस तरीके से हमारे अलग अलग रूपों में ये हमारे दिखाई दे जाते हैं, स्पर्शी व्यंजन। इन्हें हम क्या कहेंगे? स्पर्शी व्यंजन, क्योंकि ये हमारे मुंह के कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत या ओष्ठ अलग अलग अंगों को छूकर इनका उच्चारण हो रहा है। तो इन्हीं जो ये जितने भी हमारे जो वर्गीय व्यंजन है, इन्हें हम स्पर्शी व्यंजन की श्रेणी में रखेंगे। तो अवयवों के अवरोधों के आधार पर तो सबसे पहला प्रकार है हमारा स्पर्शी व्यंजन, जिसमें जितने भी ये कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ उच्चारण से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, इन सबको शामिल करेंगे। दूसरे इसके नीचे अगर हम बात करेंगे तो स्पर्शी के बाद में दूसरा तरह का जो वर्ण हो जाता है उसे हम कहेंगे स्पर्श के बाद आ जाता है संघर्षी। संघर्षी वर्ण का मतलब जो है कि जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु बहुत अधिक घर्षण के साथ बाहर निकले, यानी जिसको बोलते समय अधिक घर्षण हो, तो ऐसे वर्णों को हम संघर्षी वर्ण कहते हैं। तो संघर्षी वर्ण में हम बात करेंगे तो इन वर्णों में आपके जो ऊष्म वर्ण है, क्योंकि संघर्ष से होगा, अधिक संघर्षण होगा तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो ऐसे वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन भी कह देते हैं। संघर्षी व्यंजन को हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब अधिक घर्षण होगा, अधिक संघर्ष होगा तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो ये ऊष्म व्यंजन इसीलिए इनको कहा जाता है। तो संघर्षी व्यंजन में हमारे ऊष्म व्यंजन भी आ जाए, ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। तो ये इस संघर्षी व्यंजन की हम वर्ण की बात हम करते हैं तो इसमें आ जाते हैं ट्रिपल एस एच, यानी तीनों श और ह, तीनों श यानी श और श और ह। तो ये चारों वर्ण जो हुए ये संघर्षी वर्ण में आ जाएंगे। इन्हें हम ऊष्म वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इनको उच्चारण करते समय हमें अधिक घर्षण करना पड़ता है, अधिक संघर्ष करना पड़ता है, हमारे मुख में अधिक घर्षण होता है और अधिक गर्मी उत्पन्न हो जाती है, जिससे उसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए हम इसको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे हम स्पर्श, पहले नंबर पे स्पर्श, स्पर्शी और दूसरे पे संघर्षी। अब जब हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे तो वो वर्ण आ जाएंगे जो स्पर्श की श्रेणी में और संघर्ष की श्रेणी को दोनों श्रेणियों में लगभग आए, यानी कुछ उसका भाग स्पर्श की श्रेणी में आता हो और कुछ संघर्ष की श्रेणी में। इसमें जो वर्ण आ जाते हैं वो च वर्ग आ जाएगा। स्पर्श, संघर्षी, स्पर्श, संघर्षी। स्पर्श संघर्षी वर्ण हमने देखा कि 4 थे। स्पर्श संघर्षी में हम बात करें तो इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? स्पर्श संघर्षी में अभी आपके 4 वर्ण आएंगे। इसमें स्पर्श संघर्षी में हम देखेंगे कि जो वर्ण बोले जाएंगे उसमें स्पर्श व्यंजन कैसे होगा। जैसे उस वर्ण को बोलोगे तो जीभ का अगले हिस्से टच करेगा नीचे, इसमें च वर्ग आ जाता है। जैसे च, तो आप जब इसको च को बोलोगे तो जीभ का आगे वाला भाग टच होगा उसमें, तो इसलिए हम, और बाद में जो अंतिम ध्वनि होगी वो टकराकर बाहर निकलेगी, तो वो संघर्षी हो गया च, यानी नीचे वाला भाग जीभ का टच होगा नीचे और तब ये ध्वनि निकलेगी, तो हवा अवरुद्ध हो जाएगी और उस तरह से वो टकराकर बाहर निकलेगी, तो इसलिए वो टच हो रहा है तो स्पर्श, और हवा को बाहर निकलने में
यहाँ अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो संघर्षी, तो इसलिए हम इसे स्पर्श संघर्षी की श्रेणी में रखेंगे। तो ये वर्ग आ जाएगा हमारा चौ वर्ग। तो चौ में इस हमारा आ जाएगा चौ, जौ और जौ, ये स्पर्श संघर्षी में आ जाएगा। इसको हमने स्पर्श में भी रखा था। और इसके बाद हम बात करते हैं नासिक के लिए। चौथा नंबर नासिक। नासिक में जो हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं, इनके अंतिम जो वर्ण होते हैं, पंचमाक्षर जो बोलते हैं, ये पंचमाक्षर नासिक के वर्ण में आते हैं। तो नासिक में हमारे पांचों ये वर्ण आ जाएंगे, अंगो, इयो, णौ, नौ और मौ, ये नासिक के वर्ण में आ जाएंगे इसमें। अब इसको अगर हम देखेंगे, इन नासिक के वर्णों का भी अपना महत्व है। इसको हमने स्पर्श व्यंजन में इसलिए रखा क्योंकि ये स्पर्श करते हैं हमारे मुख के अलग अलग अंगों को, जैसे कंठ को, तालव्य को, और ये उसी रूप में उसको यूज भी किया जाता है। जैसे मैं एक वर्ण बोलूं गंगा, तो आप गंगा को एक तो इस रूप से लिख सकते हो, एक गंगा को आप इस रूप से भी लिख सकते हो। लेकिन नियम ये कहता है कि ये जो नासिक के बाद वाला अक्षर है, ये किस वर्ग का आ रहा है, गौ किस वर्ग में है, गौ वर्ग का नासिक या अंगो, तो इसका शुद्ध रूप गंगा इस तरह से लिखा जाना चाहिए। यह और भी रूप हम लिखेंगे तो इसी, जैसे हमने लिखा यहां पर च और च, चंच लिख रहे हैं, तो च और च को एक तो ये रूप हो जाएगा चंच, लेकिन शुद्ध रूप आप देखोगे तो चंच, क्योंकि च और इसमें बाद में च आ रहा है, तो ये नासिक इसमें आना चाहिए, तो ये रूप शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन में जो नासिक के वर्ण होते हैं वो वर्गीय व्यंजन में भी शामिल हो जाते हैं, यानी स्पर्शी व्यंजन में भी शामिल हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हर जो हमारा स्पर्श स्थल है उसके लिए अलग तरह के नासिक के वर्णों का संयोजन किया गया है हिंदी भाषा में। तो इयो भी उसमें आ जाएगा णौ। जैसे आपको झंडा लिखना है, मान लीजिए झंडा, तो झंडा हम ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, ये। अब हम देखेंगे यहां पर वही नियम को देखेंगे कि नासिक के बाद वाला क्या है, डा से डलिया डा। अब हम यहां पर देखेंगे कि भाई ये जो डॉ है, ये डॉ किस वर्गीय व्यंजन में आ रहा है। तो अब हम इस व्यंजन को देखेंगे तो यहां पर है ये डॉ, ये डॉ, ये डॉ, तो ये डॉ कहां पर आ रहा है, मूर्धन्य में। अब मूर्धन्य में आ रहा है तो इसी वर्ग के नासिक को हम छुएंगे, और इस वर्ग का नासिक क्या है, णौ। तो इसीलिए हमने इसमें क्या लिया, णौ। तो जब हम झंडा लिखेंगे तो झंडा लिखते समय क्योंकि डॉ आ रहा है तो नासिक हम इसी वर्ग का लेंगे, तो इसका हम मूर्धन्य रूप यानी आधा रूप ले लेंगे, हर रूप, और इसको डा बना देंगे, तो झंडा। तो इसलिए ये सही होगा झंडा। तो इनको यानी जो नासिक की ध्वनि है स्पर्श व्यंजन में क्यों शामिल किया गया, तो आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इनका स्पर्श स्थल हर नासिक के वर्ण का अलग अलग है, इसीलिए इस नासिक के वर्ण को हमने स्पर्शी व्यंजन में भी शामिल किया। और ये नासिक में भी हमने अलग से देखा इसको कि ये नासिक के वर्ण है, क्योंकि इनकी नासिक में अलग से हमने इसलिए पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में इसको हम देखेंगे तो ध्वनि नाक से निकलेगी, नौ। तो यहां नाक से कुछ ध्वनि बाहर निकलती है, तो इसलिए हम इसे नासिक में भी शामिल करते हैं। आगे हम बात करें अवयव के आधार पर, तो कुछ और वर्ण आ जाएंगे। पांचवा वर्ण आ जाएगा आपका, पांचवा प्रकार आ जाएगा। चार तक हमने बात कर ली कि भी नासिक है। अब पांचवा हम इसकी बात करें आगे, तो आ जाएगा पार्श्विक। पार्श्विक, 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 पार्श्व का मतलब होता है पीछे। हम कहते हैं ना, जैसे एक शब्द आता है पार्श्व गायिका, यानी पर्दे के पीछे जो गाती है, तो पार्श्व का मतलब होता है पीछे। यानी इन वर्णों को हम जब बोलते हैं तो जीभ जहां पर रुकती है उसके पीछे से हवा बाहर निकलती है, लो लो, तो साइड, तो इसको बोलते हैं, तो पार्श्व से हवा निकलने के कारण इसको पार्श्विक वर्ण में इसमें रखा जाता है। तो पार्श्विक जो व्यंजन है हमारा, इसमें केवल एक ही वर्ण आता है, ल। तो पार्श्विक व्यंजन में ल वर्ण आता है।
दूसरा, अब हम 6 नंबर पे अगर हम आगे बात करें, पार्श्विक। पार्श्विक के बाद आ जाता है हमारा प्रकंपित। प्रकंपित वाइब्रेटिंग लेटर बोलते हैं, यानी प्रकंपित वर्ण। प्रकंपित वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जीवा में कंपन उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इस वर्ण को प्रकंपित वर्ण कहते हैं। हिंदी में इसको रॉ बोला जाता है, रॉ। हिंदी में इसके 3 रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम रॉ को कहते हैं तो हिंदी में इसका 3 रूप में प्रयोग किया जाता है। एक रेफ के रूप में, एक पदेन के रूप में, और एक वास्तविक रूप में, यानी रॉ, वास्तविक रॉ के रूप में। इसके वास्तविक रूप में आ जाएगा रॉ के रूप में, यानी वास्तविक जैसे रॉ है तो रॉ के रूप में ही आएगा। तो रेफ के रूप में, रेफ के रूप में इसमें यह स्वर रहित होता है। रेफ के रूप में ये रॉ जो होगा वो स्वर रहित रॉ होगा। स्वर रहित, स्वर रहित का मतलब ये इसमें स्वर नहीं होगा। और पदेन के रूप में ये जो होगा ये इसमें स्वर शामिल होगा, लेकिन पदेन में आएगा, यानी इससे पूर्व का व्यंजन जो होगा उसमें स्वर नहीं होगा, तब ये पदेन के रूप में आता है। पदेन के रूप में ये तभी आएगा जब इसके पूर्व व्यंजन में स्वर ना हो, यानी पूर्व व्यंजन हल रूप में हो, तब इसका हम इस्तेमाल करते हैं प्रकंपित में। तो ये प्रकंपित वर्ण में फिलहाल हम इतना ध्यान रखेंगे कि प्रकंपित वर्ण में बात करेंगे कि प्रकंपित वर्ण में जो रॉ आता है, तो वर्ण आता है रॉ, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको बोलते समय हमारे जीभ में कंपन उत्पन्न होता है। रॉ आप बोलकर देखिए तो रॉ जीभ में थरथराहट से उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए इसे प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। इसके बाद हम आगे बात करें उत्क्षिप्त वर्ण की। 7वां उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त यानी उठकर फिर नीचे गिरना, झटके के साथ जब नीचे गिरे जी तो हम उसे उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। हिंदी में ऐसे 2 वर्ण आते हैं, इन्हें आगत वर्ण भी बोलते हैं। और ये 2 वर्ण हैं, जैसे पेड़ वाला ड, पेड़ लिखे हम पेड़, अब पेड़ शब्द बोलो पेड़, तो जैसे ही ड बोलेंगे तो जीभ का जो नोक वाला भाग होगा वो झटके के साथ नीचे गिरेगा, यानी इसी को उत्क्षिप्त यानी एकदम नीचे गिरना झटके के साथ। तो पेड़, या फिर पढ़ाई वाला, कढ़ाई या पढ़ाई जब आप बोलोगे तो ये पढ़ाई, अड़ा बोलोगे जैसे अड़ अड़, पढ़ा पढ़ाई, तो इस शब्द का जब उच्चारण करोगे तो झटके के साथ नीचे जीभ गिरेगी। तो ये 2 वर्ण हैं जिनको हम उत्क्षिप्त वर्ण की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद में 8वें रूप में हम बात करेंगे संघर्षहीन की। संघर्षहीन वर्ण, हिंदी में संघर्षहीन वर्ण की बात करें, इन संघर्षहीन वर्णों को हम हिंदी में कहते हैं अर्धस्वर। हिंदी में इसके 2 रूप ही मिलते हैं। संस्कृत में जितने भी अंतस्थ हैं, चारों अंतस्थों को अर्धस्वर माना जाता है, लेकिन हिंदी में केवल य और व को शामिल किया जाता है इसमें, यानी य और व, ये दोनों ही वर्ण जो है वो संघर्षहीन श्रेणी या अर्धस्वर की श्रेणी में हिंदी में शामिल होते हैं। ये भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो अभी हमने बात करी कि प्रयत्न की, और प्रयत्न में हमने बात करी कि अवयव के अवरोधों के आधार पर जो प्रयत्न को बांटा जाए। तो अवयव के अवरोधों के आधार पर हमने पढ़ा कि अवयव के अवरोधों के आधार पर वर्णों को 8 भागों में बांटा गया। स्पर्शी व्यंजन, जिसमें हम विभिन्न हमारे मुख के विभिन्न अवयवों को छूता हुआ जिन वर्णों का उच्चारण होता है, इसलिए हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन, यानी जिनको बोलते समय अधिक घर्षण उत्पन्न हो मुख के अंदर या अधिक संघर्ष करना पड़े, वो स्पर्शी व्यंजन में, संघर्षी व्यंजन में आ जाते हैं। इसमें हमारे ऊष्म वर्ण व्यंजन शामिल होते हैं। स्पर्श संघर्षी, जो स्पर्श भी करें शरीर के किसी, हमारे मुख के किसी अंग को, और हमारे उसमें संघर्ष भी करना पड़े, तो चौवर्ण बोलेंगे तो हमारे जीभ का आगे वाला भाग टच करेगा। आगे वाला भाग आप बोलकर जब इसको देखने का प्रयास करोगे तो चौ बोलते समय हमारे जीभ का अगला हिस्सा टच करेगा मुख को,
और इसको बाद में जैसे ही टच करेगा तो हवा जो है वो साइड से बाहर निकलेगी, यानी वो संघर्षी में भी आ जाएगा। तो स्पर्श संघर्षी में इसलिए इसको रखते हैं। नासिक्य में हमने अभी बात करी कि नासिक्य में जो नासिक हैं वो स्पर्शी में भी शामिल होते हैं, क्योंकि हर हमारे जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, हर वर्ग के स्पर्शी व्यंजन के लिए अलग अलग तरह के नासिक का प्रयोग होता है। इसके बाद हमने पार्श्व की बात की तो लौ आ जाता है, प्रकंपित में रौ आ जाता है, उच्चित में ड़ और ढ़ आएगा, और संघर्षहीन में हमारे य और व आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अभ्यंतर के आधार पर वर्णों का विभाजन। के आधार पर वर्णों का विभाजन, अभ्यंतर के आधार पर वर्णों का विभाजन की अगर हम बात करें तो अभ्यंतर के आधार पर वर्ण को 4 भागों में बांटा जाएगा। अभ्यंतर के आधार पर वर्णों को 4 भागों में बांटा जाएगा। नंबर 1 स्पृष्ट, स्पृष्ट। नंबर 2 ईषत् स्पृष्ट। नंबर 3 विपरीत, और नंबर 4 ईषत् विपरीत। ईषत् विपरीत। स्पृष्ट की बात हम करें तो इसमें क से लेके म तक के वर्ण आ जाएंगे, स्पृष्ट में आ जाएंगे, क्योंकि ये भी हमारे वही उस पर आधारित है कि कहीं ना कहीं हमारे उसको स्पर्श करते हैं। ईषत् स्पृष्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं, य, र, ल और व, ये 4 वर्ण इसमें आ जाते हैं। विपरीत स्पृष्ट की बात करें तो इसमें हमारे क से लेके म, क, ख, ग, घ और अंग, च, छ, ज, झ और ञ, ट, ठ, ड, ढ और ण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। ईषत् स्पृष्ट में 4 वर्ण आ जाएंगे, इसमें ये 25 हो गए, यहाँ 4 आ जाएंगे, य, र, ल और व। और विपरीत में हमारे सभी स्वर हो जाएंगे, सभी स्वर का मतलब अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ, अंग, ओ, औ। ये जितने भी स्वर हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। ईषत् विपरीत में हमारे ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे, तीनों श और ह। तो ये अभ्यंतर के आधार पर हुए। अभ्यंतर का मतलब जब हम बोलते हैं तो अंदर से आवाज बाहर निकलना, तो ये अभ्यंतर में आ जाएंगे, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत और ईषत् विवृत। इसके बाद हम करें बाह्यांतर का, तो बाह्यांतर के फिर हम बात करें तो बाह्यांतर में इसको 2 आधार पर बांटेंगे। अभ्यंतर का कर लेंगे कि स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत और ईषत् विवृत। इसके बाद हम बाह्यांतर की बात करते हैं। तो बाह्यांतर को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। नंबर 1 स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर, और नंबर 2 प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर हम बाह्यांतर को अगर बांटेंगे तो इसके 2 रूपों में बांट देंगे। नंबर 1 घोष और नंबर 2 अघोष वर्ण। अब हम घोष वर्ण की बात करें तो घोष वर्ण में हिंदी में कौन कौन से शामिल होते हैं, तो इसमें शामिल हो जाते हैं हमारे
देखो यहाँ पर जब हम वर्गीय व्यंजन की बात करते हैं, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इं, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ और म। इसको इसको अलग अलग लाइन बांटते हैं, 2 3 4 और 5। जब आप यहां पर देख लोगे पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, तो घोष वर्ण की जब हम बात करेंगे तो घोष वर्ण का फार्मूला हो जाएगा 345। आपको याद रखना है 3 4 5 345। यानी तीसरी लाइन, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन क्या कहलाएगी? ये घोष कहलाएगी। और दूसरी और चौथी लाइन क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी अघोष। तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन क्या कहलाएगी? तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन घोष वर्ण कहलाएगी। नहीं, ग घ अंग, ज झ इं, ड ढ ण, द ध न, ब भ म, ये वर्ण जो है वो घोष में आ जाएंगे। तो घोष का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? 345। तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन। अब हम यहां पर याद लिख सकते हैं कि ग घ अंग, फिर ज झ इं, ज ज झ इं, ड ढ ण, द ध और न, और ब भ और म, ये वर्ण घोष में आ गए। ये वर्गीय व्यंजन इसमें शामिल हो गए। इसके साथ में हमारे स्वर, जितने भी स्वर हैं, और प्लस अंतस्थ इसमें आ गए। और एक और इसमें शामिल हो जाएगा ह, तो ये घोष में आ जाएंगे। घोष में आ जाएगा। तो घोष का हमें आप याद करना आसान हो जाएगा। 345 स्वर और अंतस्थ, 343 स्वर और अंतस्थ, और ह वर्ण इसमें शामिल हो जाएगा, ये ह। ठीक है, तो 345 स्वर, अंतस्थ और ह, इसको हम घोष में शामिल कर देंगे। अब इसी तरह अघोष का हमने देख लिया कि पहली लाइन और दूसरी लाइन, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हो जाएगा 12, यानी पहली लाइन और दूसरी लाइन, यानी क ख ग घ च छ ट ठ त थ प और फ, ये जो अक्षर आ गए ये इसमें शामिल हो जाएंगे अघोष में। इसके साथ में हमारे शामिल होंगे तीनों श। तो स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर हम घोष और अघोष को इस तरह से याद कर सकते हैं। घोष का फार्मूला, घोष का हमें याद करना है, घोष 345 स्वर और अंतस्थ, 345 स्वर अंतस्थ, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्गीय व्यंजन और स्वर सभी और अंतस्थ वर्ण। 345 स्वर और अंतस्थ, ये हमारे घोष हैं। 12 और 12 ट्रिपल एस, 12 ट्रिपल एस, यानी 12 यानी पहला और दूसरा, ट्रिपल एस यानी तीनों शब्द, वो इस अघोष में आते हैं, वो हमें याद रखना है। अब अगर हम बात करें कि प्राणवायु के आधार पर, तो प्राणवायु के आधार पर भी हम इसको दो भागों में बांटेंगे। प्राणवायु के आधार पर हम दो भागों में बांटेंगे, एक है अल्प प्राण और एक है महाप्राण। अल्प प्राण की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला है, अब अल्प प्राण का देख लो, अल्प प्राण 135, यानी पहली, तीसरी और पांचवी लाइन देख लो, क ग और अंग, पहली, तीसरी और पांचवी। तो अल्प प्राण में आपको याद रखना है 135, यानी क ग और अंग, तो इसमें क्या हो जाएगा? क ग और अंग, च
इसके बाद में जौ और इयो, ठीक है, क ग अंग, च ज इयो, ट ड ण, त द न, प ब और म। ये जो है वो अल्प प्राण में है। क्या रहेंगे? क ग अंग, च ज इयो, ट ड ण, ट ड ण, और हो जाएगा त द और न, और प ब और म, प ब और म। ये अल्प प्राण वर्ण हो जाएंगे, यानी 135 स्वर और अंतस्थ। इसमें भी फिर स्वर, सभी स्वर अंतस्थ होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, और प्लस अंतस्थ भी इसमें आ जाएंगे। और बाकी बात करें, इसमें पहला यानी दूसरी लाइन छूटी और चौथी लाइन छूट गई, तो अब हम महाप्राण की बात करेंगे, दूसरी और चौथी लाइन महाप्राण हो जाएगी। तो महाप्राण में क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा, यानी 24 नंबर याद रखेंगे महाप्राण का। तो दूसरे और चौथा वर्ण इसमें हो जाएगा, यानी दूसरा वर्ण क्या है? ख और अभ। पहले में करेंगे ख और घ, और फिर क्या है? छ और झ, ट, ठ और ढ, और इसके बाद में है थ और ध, और फिर है फ और म। ये दूसरा और चौथा वर्ण वो इसमें आ जाएगा, इसमें हमारा महाप्राण में। और इसके साथ में आ जाएगा ऊष्म व्यंजन जितने भी होते हैं, प्लस ऊष्म। ऊष्म व्यंजन। देखो महाप्राण को एक चीज और हम कहते हैं, वो कहते हैं हकार। महाप्राण को अब एक चीज आप याद रखोगे कि महाप्राण को एक चीज और कहा जाता है, वो कहा जाता है हकार। हकार क्यों कहते हैं महाप्राण को? महाप्राण को हकार इसलिए कहते हैं कि इसमें ह शामिल होता है। अगर मैं क लिख रहा हूं, क, तो उच्चारण करते समय जब कहोगे तो क के साथ में ह कहीं ना कहीं आ जाता है इसमें। देखो कैसे, आप इसको इंग्लिश से थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने यहीं पर आ जाइए। अब जैसे मैंने क को लिया, एक पहली लाइन ले ली मैंने, क ख ग घ अंग, क ख ग घ और अंग। अब इसमें इंग्लिश में जब हम लिखेंगे तो इसके लिए क्या कहेंगे? के, इसके साथ में कह देंगे के एच, इसके लिए कह देंगे ग को जी, और यहां पर कर देंगे जी के साथ में एच। तो अब इसको ण को हम एन से भी दिखा सकते हैं, उसको ज्यादातर इंग्लिश में हम एन से ही दिखाते हैं। अब यहां पर देखने की कोशिश करो, हमने कहा हकार यानी ह वर्ण का उच्चारण इसमें आएगा। जितने भी वर्ण होंगे जिसमें एच जुड़ा हो, इंग्लिश लिखते समय जिन वर्णों को लिखते हैं इंग्लिश में लिखें और उसके साथ में एच आ जाए तो समझ लीजिए वो महाप्राण है। देखिए, क्योंकि इसको हम दूसरा रूप क्या कहते हैं? हकार। यानी क को जब हम ख कहेंगे तो के एच लिख के ख लिखेंगे, यानी इसमें ह उसमें जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया? हकार हो गया, यानी एच इसमें जुड़ा हुआ है। जी फिर जी एच आ जाएगा, यानी ठीक है। तो ये हकार का रूप आ जा रहा है। दूसरे रूप में भी अगर हम बात करेंगे चौ, तो सी एच होगा, लेकिन जैसे ही छौ कहेंगे तो सी एच के साथ फिर एच जुड़ जाएगा। या फिर छ और जौ कहेंगे तो जी जे, और झ कहेंगे तो जे के साथ में फिर एच जुड़ जाएगा। तो यानी जब हम वर्गीय व्यंजन में जिसके साथ में एच आ जाएगा वर्गीय व्यंजन में, वो हकार हो जाएगा, यानी हकार का मतलब महाप्राण आ जाएगा। तो महाप्राण वह ध्वनि है कि जब हम अगर उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो उन वर्णों के साथ में एच जुड़ता जाएगा, यानी हकार कह देते हैं इसीलिए उसी। तो इस तरह से आप समझ पाएंगे। तो महाप्राण इस तरह से समझ पाएंगे, आप फार्मूले के रूप में भी समझ पाएंगे, लेकिन अचानक अगर कोई वर्ण आ जाए तो आप इस तरह से लिख के देखेंगे कि उसमें एच आ रहा है, क्योंकि वो हकार का रूप होता है तो उसमें एच जुड़ेगा साथ में जाके। जैसे ग है तो जी खाली जी लिख देंगे, लेकिन घ लिखेंगे तो जी एच लिखेंगे, तो जी एच मतलब उसमें ह आ गया, हकार हो गया, यानी वो महाप्राण है। तो इस तरह से तो अब हमने देखा कि प्रयत्न के आधार पर हमने विभिन्न अलग अलग रूपों से हमने इसका वर्णन किया। अवयव यानी अवयव के अवरोधों के आधार पर, अवयव के अवरोधों के आधार पर हमने प्रयत्न का विभाजन किया, हमने अभ्यंतर के आधार पर प्रयत्नों का विभाजन किया, और हमने बाह्यंतर के आधार पर प्रयत्नों का विभाजन किया। इसको आप एक बार पढ़ेंगे, जहां दिक्कत होगी वीडियो को और रोक कर आप उसको फिर नोट करने की कोशिश करेंगे और फिर पढ़ेंगे, और जहां पर भी आपको कोई दिक्कत होगी आप उसमें कमेंट के द्वारा उसमें पूछने की
पूछेंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात कर सकते हैं, या फिर हम उसी समय आपको कमेंट के द्वारा बताएंगे इसको। तो ये रहा, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।